Hello, dear students. How are you all? I hope that you all are fine. Welcome to my YouTube channel. This is Mahesha from Surat. This video is for Standard 8, subject Social Science, Chapter 5, Natural Disaster. So, friends, in last video you studied well that I get information from your watching the videos and the comments you given to me. So I think in my last video you seen about how the traders became ruler. That was about history. Now in this chapter we are going to study about natural disaster. Right now we all are facing the pandemic of COVID-19, and according to that you all are at home. Uh, I request to all of you that wash your hands many times whenever you go outside the home. You must wear your mask also, and beware to touch your face many times, because this is the crucial time of whole world and we are also a part of the world. So this is our duty to cure ourselves first as much as possible. तो आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में। लास्ट वीडियो में जो आपके कमेंट्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे थे और आपका वॉचिंग रेशियो जो है वो भी काफ़ी अच्छा था। तो इससे मुझे पता चलता है कि यू ऑल आर लाइकिंग माय वीडियो। अब जब आपको अच्छा लगता है तो आपको एक नोबल वर्क भी करना है कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनके पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं होंगी या तो और कोई प्रॉब्लम होगा, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि आप ये वीडियो देखो, आपके चैप्टर के बारे में आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपके फेसबुक या इंस्टा के अकाउंट पे भी आप ये लिंक शेयर कर सकते हो। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो देखते तो है पर लाइक भी नहीं करते और चैनल को अब तक उन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया है। मेरे पास जो डेटा आता है वहाँ से मुझे पता चल जाता है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल दैट स्टूडेंट्स दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड स्पेशली प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जब भी वीडियो नया अपलोड होगा तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। तो ये आपको करना है। एक सेकंड थिंग जो मुझे अभी बात करनी है वो ये है कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से एक सजेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा जिसमें एक बच्चे ने कहा था कि सर आप हमें हाईलाइट पॉइंट्स दीजिए, यानी हमें नोट्स लिखवाइए। एक्चुअली में ये जो मेथड है वो हायर स्टैंडर्ड में होती है, 10th 11th 12th में, जहाँ पे हम लेक्चर लेते हैं तो नोट्स लिखवाते हैं। कॉलेज में भी ऐसा होता है, पर ये ए स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को इसके बारे में नॉलेज है और वो क्यूरियोसिटी है। तो ये सजेशन मुझे अच्छा लगा कि अब से जब भी आप ये वीडियो देखोगे तो आपको नोटबुक और पेन साथ में ले लेना है। जो भी मैं आपको बोलूँ नोट डाउन के लिए वो आपको नोट डाउन करते जाना है। इससे आपकी एक नोट बनेगी और आपका रिवीजन इससे बेटर हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सेकंड थिंग जो मुझे बात करनी है वीडियो चालू करने से पहले वो है एटिकेट्स के बारे में। तो आप सब ये जानते हैं कि ये कोई आ, ये एजुकेशनल वीडियो है, कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। एंटरटेनमेंट वीडियो में हम क्या करते हैं कि लेटे लेटे देखते हैं, कुछ खाते खाते देखते हैं, घूमते घूमते उसको एंजॉय करते हैं। पर एजुकेशन वीडियो में ऐसा नहीं होता है। एजुकेशन वीडियो में आपको जैसे आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं इस तरह से आपको प्रॉपर सिटिंग होना चाहिए। ज़्यादा आजू बाजू में कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। सेकंड थिंग जो है वो चालू वीडियो में बार बार बीच में खड़े होना है, पानी पीना है, कुछ खाना है, वैसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली जैसे आप क्लास में बैठते हैं डिसिप्लिन के साथ, आप क्लास में आप चालू पीरियड में चालू लेक्चर में कुछ खाते हैं, पानी पीते हैं, आवाज़ करते हैं, नहीं करते, वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये एजुकेशन है, वन ऑफ द प्रेशियस थिंग ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ। अब जब हम एजुकेशन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हमें लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक आपको समझना है कि जब भी आप एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं आपको प्रॉपर कंडीशन में बैठना है और प्रॉपरली उसको
देखना है, समझना है। अगर आप एजुकेशन को रिस्पेक्ट दोगे तो एजुकेशन आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा और वो आपको एग्ज़ाम में काम में आएगा। पर अब जैसे आप बेड पे या सोफे पे लेटे लेटे वीडियो देख रहे हैं, बीच में कुछ खा रहे हैं, एक साइड टीवी चालू है या तो बहुत सारा आवाज़ हो रहा है, और ऐसे सिचुएशन में अगर आप एजुकेशन लोगे तो वो आपके माइंड में स्टोर नहीं होगा और एग्ज़ाम में आपको डिफ़िकल्टी होगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपके एटिकेट्स, आपके एटीट्यूड के बारे में, कि जैसे आप प्रॉपर कंडीशन में बैठ के अच्छे से पढ़ रहे हो तो कोई भी आपके नेबर आपके घर पे विजिट करते हैं तो उनको लगेगा कि ये जो बच्चा है कितना सोफिस्टिकेटेड है, कितना अ, अपने एजुकेशन के लिए ये सीरियस है, और एक आपकी इम्प्रेशन अच्छी होगी। तो जो भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं और अनकॉन्शियस कंडीशन में है, वो कॉन्शियस कंडीशन में आ जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और ये आपके भले के लिए ही है। मैं तो आपको देख नहीं रहा हूँ कि वीडियो कौन देख रहा है, पर एज ए स्टूडेंट हमें हमारे एजुकेशन को रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए, जैसे हमारे मम्मी पापा को हम देते हैं। अब इस कोविड के टाइम में ये मोबाइल और ये ऑनलाइन एजुकेशन वीडियोस ही हमारे टीचर है, तो हमें रिस्पेक्ट के साथ इसको पढ़ना है। तो आई होप कि आप सब मेरी बात को फॉलो करेंगे और एक अच्छे स्टूडेंट के जैसा ये वीडियो को आप देखेंगे और इससे अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस चैप्टर में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे फैक्ट्स समझाने वाले हैं। चालू होगा इंट्रोडक्शन से, फिर अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे, देन आफ्टर वी टॉक अबाउट वॉल्केनो, सुनामी, फ्लड, फेमिन, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड, और लास्ट में एक एक्सरसाइज होगी आपके रिवीजन के लिए। तो नेचुरल डिज़ास्टर क्या है? अब ये चैप्टर जो है वो आपको 5th स्टैंडर्ड से आ ही रहा है। 5th में आपने नेचुरल डिज़ास्टर पढ़ा, 6 में, 7 में, अब 8 में, फिर 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, 11th और 12th में भी आने वाला है। क्योंकि ये चैप्टर से हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा कि जब हम कोई कंडीशन में ऐसे फंस जाए तो हम क्या करें। अब नेचुरल डिज़ास्टर है वो बहुत सारे होते हैं और वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होते हैं। कुछ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं पर कुछ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे अर्थक्वेक है तो अर्थक्वेक के बारे में हम प्रिडिक्शन ले सकते हैं, पर अर्थक्वेक कब होगा उसका प्रिडिक्शन नहीं ले सकते। अब फॉरेस्ट फायर है तो उसके बारे में हम प्रिडिक्शन नहीं ले सकते। वॉल्केनिक इरप्शन है तो उसके बारे में हम प्रिडिक्शन नहीं ले सकते। तो टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई है पर उसके साथ में अभी भी हमारी लिमिटेशंस बहुत है। वैसे देखने जाए तो डिज़ास्टर की दो कैटेगरी है, एक है नेचुरल डिज़ास्टर और दूसरा है मैन मेड डिज़ास्टर, पर वो आपको 9th के सिलेबस में आएगा। अब इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ है, ये डिज़ास्टर्स है सब, आप देख सकते हो। अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है, सुनामी है, लैंडस्लाइड है, हरिकेन है, टॉर्नेडोज़ है, स्नोफॉल्स ज़्यादा होता है, डेजर्ट स्टॉर्म है, फ्लड है, ड्रॉट है, वाइल्ड फायर्स है, सिंक हॉल्स है, ये सब नेचुरल डिज़ास्टर है। अब यहाँ पे देखिए आप कैसी कंडीशन हो जाती है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमें तो आज आपके 8th स्टैंडर्ड के सिलेबस में हमें खाली रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से डिज़ास्टर्स है। ये भी आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये डिज़ास्टर के टाइम पे क्या करना है, वो जो नॉलेज है जिसको बोलते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वो आपको 9th और 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में आएगा। पर प्रॉब्लम क्या है पहले वो जानना पड़ेगा, फिर उसका सॉल्यूशन क्या है वो आता है। तो नेचुरल डिज़ास्टर क्या है, तो अगर आप नोट और पेन लेके बैठे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन है, नेचुरल डिज़ास्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। Natural disasters are of two types. Disasters like earthquake, tsunami, and volcano occur due to the changes in the interior of the earth. यानी
अर्थक्वेक, सुनामी और वॉल्केनो ऐसे डिजास्टर हैं जो अर्थ के इंटीरियर में यानी अर्थ के अंदर अगर कुछ बदलाव आता है तो ऐसे डिजास्टर अकर होते हैं। Whereas disaster like flood, cyclone, forest fire, drought, etc. occur due to the changes on the surface of the earth. तो फ्लड जो है, साइक्लोन जो है, फॉरेस्ट फायर है, ड्रॉट है, ये जो डिजास्टर है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर कुछ चेंज आता है तो ये डिजास्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर यानी नेचुरल यानी जो कुदरती होता है उसको नेचुरल बोलते हैं, और डिजास्टर यानी नुकसान होना, तबाह हो जाना। तो कैटेगरी वाइज अगर हम देखने जाए तो नेचुरल डिजास्टर की दो कैटेगरी है। एक तो अर्थ के इंटीरियर में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से जो डिजास्टर होते हैं, और अर्थ के सरफेस के ऊपर जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से जो डिजास्टर होते हैं। तो ये आपको नोटबुक में मेंशन कर देना है। तो सबसे पहला जो डिजास्टर है वो अर्थक्वेक है। तो 2001 में अर्थक्वेक आया था यहाँ गुजरात में ही, और बहुत ही डेंजर अर्थक्वेक आया था। राजस्थान के अंजार में आया था, और इसकी इफ़ेक्ट यहाँ पे भी नहीं, अपने गुजरात के भुज, कच्छ भुज के अंजार में आया था, और इसकी इफ़ेक्ट बहुत ही डेंजर हुई थी। वो दिन था 26 जनवरी, और बहुत सारे स्टूडेंट उसमें मर गए थे। तो एक्चुअली में ये अर्थक्वेक है क्या, ये होता कैसे है? तो हमें पता है कि हमारे जितने भी लैंड पीसेस हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स है दो, ये और ये। अब इनके बीच में जब कोई कंट्रोवर्सी होती है तो अर्थक्वेक आता है। अब आप उसको यहाँ पे देखेंगे तो क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि ये फॉल्ट प्लेन है, यानी यहाँ पे फॉल्ट है। अब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एरो है ये अर्थक्वेक प्रोड्यूस कर रहा है, यानी अर्थ के अंदर अगर ऐसा शेकिंग होगा तो उसकी वेव्स बाहर आएगी। वो किस तरह से आती है वो यहाँ पे देखिए कि ये है फोकस जहाँ पे अर्थक्वेक होता है, और वहाँ से जो ऊपर वाले डायरेक्शन में वो स्प्रेड होता है वो होता है एपिसेंटर। तो द पॉइंट on the earth's surface directly above the focus of an earthquake, people can first feel the ground shaking at the epicenter। सबसे पहले हम जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पे हमें ये फील होता है। तो ये आपको मेंशन कर देना है आपकी नोटबुक के अंदर। अब ये किस तरह से आगे स्प्रेड होता है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि टर्म्स रिलेटेड टू अर्थक्वेक की टर्म्स क्या है। तो फोकस इज़ द पॉइंट, ये वाला आप देख रहे हैं, फोकस इज़ द पॉइंट ऑन द फॉल्ट वेयर रैप्चर अकर्स एंड द लोकेशन फ्रॉम विच सिस्मिक वेव्स आर रिलीज्ड। तो जैसे आप कहीं रिवर या पॉन्ड के पास गए हो और वहाँ के स्टैग्नेंट वाटर में अगर आप कोई स्टोन डालते हो और जिस तरह से वेव्स क्रिएट होती है वैसे ही यहाँ पे होती है। अब ये वेव्स जो हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में स्प्रेड होती है, ऊपर की साइड जाती है, फोकस से ऊपर की साइड जाती है, और उसकी वजह से जो अपर लेयर है, ये जो सरफेस है वो शेकिंग होना चालू हो जाती है, शेक होना चालू हो जाती है, और जिसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। अब एपिसेंटर क्या है, तो एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज डायरेक्टली अबव द फोकस, द पॉइंट वेयर एन अर्थक्वेक और अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन ओरिजिनेट्स। यानी एपिसेंटर फोकस से एग्जैक्टली ऊपर वाला पॉइंट जहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ है, ये देखिए यहाँ पे सीधा ये फोकस है और एग्जैक्टली उसके ऊपर एपिसेंटर है। अब अर्थक्वेक का साइंस क्या है, तो व्हाट इज एन अर्थक्वेक? तो एन अर्थक्वेक इज व्हेन टू ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ स्लिप पास्ट और बम्प वन अनदर, यानी एक दूसरे के पास आते हैं या तो एक दूसरे से टकराते हैं। द सरफेस वेयर दे स्लिप इज कॉल्ड द फॉल्ट ऑफ फॉल्ट प्लेन, यानी अगर कोई एक लैंड पीस जो है
अर्थ के सरफेस के अंदर अगर वो स्लिप हो जाती है, यानी यहाँ से उसका एक पीस नीचे की तरफ सरक जाता है और उसकी वजह से जो क्रिएट होती है, या तो दो ऐसी अलग अलग प्लेट एक दूसरे के साथ में टकराती है और जो वेव्स क्रिएट होती है वो बन जाता है अर्थक्वेक। अब यहाँ पे अर्थक्वेक को हमें मेज़र करना है, तो हम किस तरह से मेज़र करें? तो व्हाट इज़ अर्थक्वेक, यहाँ पे अगेन मैंने दिखाया आपको कि एन अर्थक्वेक इज़ अ सीरीज ऑफ वाइब्रेशन शेकिंग एट द अर्थ surface produced by the sudden release of energy by movement along a fault. Other mechanism of earthquake generation, volcanic activity, landslides, uh, metro impact, major explosion. तो ये उसकी अलग अलग इफ़ेक्ट है कि अर्थक्वेक की वजह से ये सब कुछ हो सकता है। फ्रैक्चर्स एंड फॉल्स एंड सम टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि ये फोकस के ऊपर एपी सेंटर दिखाया गया है, ये वाला, और उसका वाइब्रेशन यहाँ पे सब जगह पे दिख रहा है। अब अर्थक्वेक का मीनिंग जो अभी हमने डिस्कस किया, तो आप ये भी टेक्स्ट अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। फिर किस तरह से उसको मेज़र किया जाए, तो ये सिस्मोग्राफ है, ये मशीन है जिसके थ्रू आप अर्थक्वेक को मेज़र कर सकते हैं कि वो कितने रिक्टर स्केल का है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जितने भी पिक्चर आप देख रहे हैं, देखिए इस तरह से ये काम करता है। ये स्टैंड के ऊपर ऐसे थ्रेड के थ्रू एक मास हैंगिंग होता है। अब जब अर्थक्वेक होगा तो ये शेक होना चालू होगा और ये जिस तरह से वाइब्रेट होगा, यहाँ पे पेज के ऊपर इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, जिससे पता चलता है कि अर्थक्वेक की डेंसिटी कितनी थी। अब ये जो वर्ड है रिक्टर स्केल, और वो यहाँ पे है रिक्टर स्केल कितना होता है और किस तरह से। तो जनरली अर्थक्वेक आते रहते हैं पर हमें पता नहीं चलता है, पर जो 4 या तो 5 रिक्टर स्केल से ऊपर का अर्थक्वेक होता है, यहाँ से ऊपर वाला, वो सब हमें पता चलते हैं। तो 5 रिक्टर स्केल वाला होता है स्मॉल, 6 वाला मॉडरेट, 7 वाला स्ट्रॉन्ग, 8 वाला मेजर, और 9 8 के ऊपर वाले सब डेंजर, यानी यहाँ पे अब कुछ बचने के चांस नहीं है। पर ऐसे अर्थक्वेक बहुत कम आते हैं, पर जब आते हैं तो सब डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना है, तो ये आपके टेक्स्ट बुक में जनरली नहीं है पर यहाँ पे है। व्हाट टू डू ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, तो ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन, ये 3 आपको फॉलो करना है। कि कहीं अगर आप स्कूल में हैं और अर्थक्वेक आया तो आप बेंच के नीचे या डेस्क के नीचे छुप जाए, अपने हेड को या बॉडी को कवर कर ले कि ऊपर से कोई भी चीज़ गिरे तो आपके ऊपर नहीं गिरे, और पास में कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ है तो आप उसको पकड़ के रखें। अगर आप अर्थक्वेक आया तो अपने आप को पहले तो शांत रखें। अगर इनसाइड है तो बाहर की साइड भागे, आउटसाइड है तो आप ध्यान दें कि कोई पॉल या तो बड़े बिल्डिंग या तो ट्रीज़ के नीचे ना हो, आप ओपन ग्राउंड में चले जाएं। ड्राइव कर रहे हैं तो आप अपने कार को स्टॉप कर दें। व्हीलचेयर पे है तो इस तरह झुक जाएं। क्राउडेड प्लेस में है तो इस तरह से बिहेव करें। तो ये सब उसके सॉल्यूशंस है वहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के। अब अर्थक्वेक के ये कुछ पिक्चर्स हैं, आप देखिए कि किस तरह से परेशानी क्रिएट होती है। और अर्थक्वेक के जो रिक्टर स्केल है जो मैंने अभी आपको दिखा है वो यहाँ पे भी मेंशन है। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड स्केल, तो 3 वाला माइनर, 4 वाला लाइट, 5 वाला मॉडरेट, 6 वाला स्ट्रॉन्ग, 7 वाला मेजर, 8 वाला ग्रेट, और 8 के ऊपर वाले सब डेंजर। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपकी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो अर्थक्वेक, द weak upper crust of earth suddenly experiences tremors either due to collision of plates or due to the tremendous pressure in the interior of the earth. Waves or tremors of earthquake
originate from its hypocenter, which is deep down below the surface of the earth. Such sudden shaking of trembling is known as an earthquake. तो ये earthquake की definition है. Earthquake waves are created from the epicenter during the process of an earthquake. तो epicenter से ये waves जो होती है वो क्रिएट होना चालू होती है. अर्थक्वेक अकर ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द अर्थ के अंदर अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस आता है, क्योंकि जितनी भी टेक्टोनिक प्लेट्स है वो मोल्टन लावा के ऊपर फ्लोट कर रही है, यानी तैर रही है. अब कभी कभी ये एक दूसरे से इतने पास आ जाती है कि कोलिजन हो जाता है, टकराव हो जाता है, और उसके वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं. और वो वाइब्रेशन जब अर्थ की सरफेस तक आ जाते हैं तो उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं. द वेव्स ऑफ अर्थक्वेक स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर. तो एपिसेंटर से आप देखिए, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि एपिसेंटर से ये आउटवर्ड जा रही है. ये देखिए, ये ऊपर की तरफ जा रही है, यानी बाहर की साइड निकलती है. आउटवर्ड यानी बाहर की साइड. अगर अंदर की साइड जाती तो हम इनको इनवर्ड्स बोलते हैं, पर यहाँ पे ये आउटवर्ड हो रही है, यानी सब डायरेक्शन में जाएगी वो. The point of the surface of the earth exactly above the hypocenter focus is known as the epicenter. तो जहाँ से earthquake चालू होता है वहाँ से exactly ऊपर वाला जो point है वो हो जाता है epicenter. अब यहाँ पे देख सकते हैं the intensity of the earthquake is felt on the maximum around the epicenter. epicenter के पास इसकी जो intensity है वो मैक्सिमम फील होती है, यानी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वहाँ ही होने वाला. फिर ये जिस तरह आगे आगे जाएगा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और इतना डिस्ट्रक्शन कम होता है. द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक. किस पावर से, किस फोर्स से वो टकराया है नीचे और किस फोर्स से वो जनरेट हुआ है उसके ऊपर डिपेंड है. वी कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक एंड नो इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन हाइपोसेंटर विद द हेल्प ऑफ अ सिस्मोग्राफ. तो ये सिस्मोग्राफ जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये इससे हम जान सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है. देयर आर 3 मेन रीजन्स फॉर द अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक आने के 3 मेन रीज़न हैं. एक है अर्थक्वेक कॉज्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शन. अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जब हम वॉल्केनो वाला देखेंगे तब वो ये डिस्कस करेंगे, तो अर्थक्वेक आ सकता है. सेकंड है अर्थक्वेक कॉज्ड बाय स्ट्रिक स्लिप फॉल्ट. तो ये जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया है, ये स्लिप होना. तो इस तरह से जब स्ट्रिक स्लिप फॉल्ट होता है, यानी कोई लैंड पीस या तो अर्थ के सरफेस के अंदर जो भी प्लेट्स है उसमें ऐसी कोई मूवमेंट होती है तो अर्थक्वेक होता है. और थर्ड है अर्थक्वेक कॉज्ड बाय सबडक्शन इन एन एक्टिव सबडक्शन जोन. यानी जहाँ पे अर्थ की सरफेस वीक है और वहाँ पे अर्थ के अंदर कुछ भी एक्टिविटी होती है तो वहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है. तो ये है अर्थक्वेक. द सेंटर ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6371 किलोमीटर फार फ्रॉम अर्थ सरफेस. यानी अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है वो अर्थ की सरफेस से 6371 किलोमीटर नीचे है. अब आज तक हमने कितना डीप हॉल हमने बनाया है, तो वो करीबन 12 किलोमीटर तक हम नीचे पहुँचे आज तक. वो रशिया में है जिसको बोलते हैं हॉल ऑफ हेवन. आप यूट्यूब के ऊपर वो सर्च करके देख सकते हैं कि 12 किलोमीटर तक हम नीचे जाते हैं. फिर उसके बाद हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि अर्थ के सेंटर तक जा सके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी हीट है और कोई भी हमारे पास ऐसी मेटल नहीं है जो वहाँ पे मेल्ट ना हो जाए इतनी हीट में. तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसके लिए. अब हम बात करते हैं वॉल्केनो के बारे में. तो वॉल्केनो क्या है? वॉल्केनो आप घर पे भी बना सकते हैं. तो पहले हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो है वो देख लेते हैं. तो ये डेफिनेशन है वॉल्केनो की. वॉल्केनो रिफर्स टू एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच मोशन लावा रॉक फ्रेगमेंट्स एसिड्स डस्ट एंड गैसेस आर इंजेक्टेड फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस. यानी अर्थ के अंदर जो मोल्टन लावा है वो अगर अर्थ का क्रस्ट ब्रेक करके अगर बाहर निकल आए
तो हम उसको बोलते हैं वॉल्केनो। अब टेक्निकली देखने जाए तो वॉल्केनो को ये 4 टाइप है उसकी पैटर्न के हिसाब से। एक तो सिंडर कॉन वॉल्केनो, कंपोजाइट वॉल्केनो, सील्ड वॉल्केनो एंड लावा डोम। तो ये जिस तरह से ब्रेक होके अर्थ की सरफेस से ब्रेक होके जिस तरह से बाहर आते हैं उस हिसाब से उसके टाइप है जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है। तो ये जो मोल्टन लावा है वो जब अर्थ के अंदर से बाहर की साइड आता है, ये उसका ग्राफ है। तो यहाँ पे अर्थ की सरफेस के जब ये बाहर निकलता है तो हम उसको बोलते हैं वॉल्केनो इरप्शन। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी है कि वॉल्केनो इज रैप्चर इन द क्रस्ट ऑफ अ प्लानिटरी मास ऑब्जेक्ट सच एज अर्थ दैट अलाउज हॉट लावा volcanic ash and gases to escape from a magma chamber below the surface। तो आपको ये भी आपकी नोटबुक में मेंशन कर देना है। अब वॉल्केनो कैसे होता है, तो वॉल्केनिक इरप्शन अकर ड्यू टू 4 मेन रीज़न, उसके 4 रीज़न है। फर्स्ट है हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर ऐसा हाई टेम्परेचर जब हो जाता है तब वो बाहर आता है। सेकंड है क्रिएशन ऑफ मैग्मा, जब मैग्मा अपवर्ड डायरेक्शन में आता है तब। थर्ड है क्रिएशन ऑफ गैसेस एंड वेपर, जब यहाँ पे गैसेस और वेपर ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं। तो हमें पता है कि हॉट गैस ऊपर की साइड ही ट्रैवल करती है, इसलिए यहाँ से ये गैसेस ऊपर आने का रास्ता ढूंढती है और जहाँ पे क्रैक्स होती है वो क्रैक से वो बाहर निकलती है, उसके पीछे पीछे ये मैग्मा भी बाहर आ जाता है। और फोर्थ है राइजिंग ऑफ मैग्मा टूवर्ड अर्थ सरफेस, और जब ये मैग्मा खुद ऊपर की साइड आने लगे तो हम उसको वॉल्केनिक इरप्शन बोल सकते हैं। इस तरह से जब ये ऊपर आता है तब। तो यहाँ पे ये पूरे वॉल्केनो का फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं कि किसको क्या बोलेंगे, वेंट किसको बोलेंगे, पाइप किसको बोलेंगे, लावा फ्लो कैसे होता है, कौन किसको बोलेंगे, क्रेटर, क्रेटर यानी उसका मुख, और किस तरह से ये क्लाउड ऑफ वॉल्केनिक एश उसका क्लाउड बनता है। ये देखिए ये अर्थ की सरफेस से पूरा ऊपर की साइड ये सब मैग्मा आ रहा है। ये मैग्मा है जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये मैग्मा चैम्बर है जहाँ पे ये स्टोर होता है। तो ये डिटेल जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, और आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है मेरा वीडियो देखना का ये सब आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर रहता है, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये मैग्मा ऊपर की साइड आता है और किस तरह से यहाँ पे ब्लास्ट होके वो बाहर की साइड निकल आता है। तो ये क्लियरली आप यहाँ पे समझ सकते हो। ये दूसरा पिक्चर देखिए, ये रियल वॉल्केनो इरप्शन है। फिर यहाँ पे ये और एक ग्राफ है कि किस तरह से ये वॉल्केनो मैग्मा जो है अपवर्ड डायरेक्शन में आता है। फिर ये देखिए ये रियल पिक्चर, किस तरह से मैग्मा इतना फ्लो से बाहर आता है और किस तरह से वो फ्लो होना चालू होता है। तो द मैग्मा इज पुश्ड अपवर्ड बाय द गैसेस लेइंग अंडर द मैग्मा। सेकंडली द वाटर percolating through the cracks and openings of weak rocks surface turns into vapor। तो जहाँ पे पानी ज़मीन के अंदर जाता है वहाँ पे क्रैक्स बन जाती है और मैग्मा को बाहर आने का रास्ता मिल जाता है। दिस वेपर इज फुल ऑफ प्रेशर ओनिंग टू लैक ऑफ स्पेस एंड ट्राइज टू कम आउट विद ग्रेट फोर्स। अब ये जो क्रैक बनी वहाँ से ये गैसेस जो है वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। अब जगह कम होने की वजह से वो फोर्स से एकदम से बाहर आते हैं, देखिए इसलिए ऐसा ब्लास्ट होता है। The gases present in the magma reach near the surface of the earth and erupt with a high pressure in the form of lava, ash, gases, rock pieces of various shapes and size, etc. And this is known as volcano. All these volcanic residues comes on the surface of the earth and form a mountain-like structure। तो यहाँ पे mountain-like structure बनता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। If the amount of gases and vapor is more and the vent on the earth surface is narrow, vent यानी उसका ये मुख जो है, ये अगर वेंट
छोटा है और अमाउंट यहाँ नीचे ज़्यादा है तो एकदम से बड़ा सा ब्लास्ट होगा, यानी ऊपर तरफ ज़्यादा जाएगा। और अगर वेंट बड़ा है और अमाउंट कम है तो वो इजीली स्लाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वेंट बड़ा है तो ये इस तरह से यहाँ से स्लाइड होना चालू हो जाएगा। Is more and the vent on the earth's surface is narrow, then the eruption is dangerous. But if the amount of gases is less and the vent is broad and long, then the molten lava comes out slowly and spread itself on the earth's surface. तो यहाँ पे ब्लास्ट की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो तीन तरह के वॉल्केनो हैं। एक है एक्टिव वॉल्केनो, ये आप जो देख रहे हैं वो एक्टिव वॉल्केनो है। दूसरा है डोरमेंट वॉल्केनो, ये डोरमेंट वॉल्केनो है। और तीसरा ये डोरमेंट वॉल्केनो है। और ये जो है तीसरा टाइप एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, ये यानी अब ये कहीं पे भी एक्टिव नहीं होगा, कभी भी एक्टिव नहीं होगा, उसके अंदर की जो भी प्रोसेस है वो सब बंद हो गई है। ये एक्टिव यानी कभी भी वो ब्लास्ट हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और डोरमेंट वॉल्केनो वो होता है जो पास्ट में एक्टिव था, अभी इनएक्टिव है, पर फ्यूचर में कभी भी वो एक्टिव हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वॉल्केनोज आर फाउंड इन वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। देयर इज़ ओनली वन एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। इंडिया की अगर बात करें तो एक ही एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया में, वो अंडमान निकोबार में है। यहाँ पे ये जो रीजन है वहाँ पे there is only one active volcano in India, and that is in the island of Andaman and Nicobar. Volcanic eruption at any place or region leads to massive destruction in the local area. जहाँ पे भी volcanic eruption होता है वहाँ पे बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, आजू बाजू में सब जल जाता है। अगर फॉरेस्ट हो तो फॉरेस्ट फायर भी हो सकती है, पर इसके बेनिफिट भी है। पर इससे पहले आप यहाँ पे देख ले, ये है एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड की पूरी लिस्ट। ये रिंग ऑफ फायर बोली जाती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो है यहाँ पे यूरोप के साइड पे। ये हमारे इंडिया का रीजन है, यहाँ पे इतने नहीं है, पर यूरोप के साइड पे ये रिंग ऑफ फायर जिसको बोलते हैं वहाँ बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनो है। वॉल्केनोज हैव सर्टेन बेनिफिट्स टू। अब वॉल्केनो इरप्शन के बेनिफिट्स भी हैं, ये यहाँ पे मैंने दिखाया है। इससे जो लैंड होती है वो फर्टाइल हो जाती है। The fertility of land increased due to lava. The agriculture production is very good due to fertile land in Java and Sumatra. तो जावा और सुमात्रा में आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये है जावा और सुमात्रा का रीजन, ये सुमात्रा और जावा। यहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन बहुत कॉमन है और यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ही फर्टाइल है। As it is made of lava, the potassium-rich soil from the volcanic residue helps the farmers to obtain abundant crop production. अब यहाँ की जो लैंड होती है उसके अंदर पोटेशियम होता है और वो उसकी वजह से लैंड बहुत फर्टाइल हो जाती है। The hot water spring in the areas of volcano have germs-killing property and that cures skin disease. अब वॉल्केनो इरप्शन की वजह से कभी अंडरग्राउंड वाटर बाहर आने लगता है, वो हॉट होता है और उसमें ऐसी क्वालिटी होती है जो आपकी स्किन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। जैसे आप साउथ गुजरात में हो तो उनाई करके एक प्लेस है, वहाँ पे ऐसे हॉट वाटर स्प्रिंग है। एट अ लोअर डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ सर्टेन मिनरल लाइक मर्क्यूरी, टंगस्टन, टिन प्लेटिंग, जिंक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा कैन बी ऑब्टेन इजीली ड्यू टू वॉल्केनो। वॉल्केनो इरप्शन के साथ में ये जितनी भी मेटल्स है लिक्विड फॉर्म में वो अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाती है, फिर कूल डाउन होने के बाद ये सॉलिड फॉर्म में आती है और हम इसको इजीली गेन कर सकते हैं। द लावा डेट कूल्स डाउन इनसाइड द वेंट ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो टर्न इनटू डायमंड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब जब ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है इसके वेंट के ऊपर यहाँ पे जब लावा कूल डाउन हो जाता है तो वो अपने आप टाइम जाने के बाद डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। द स्मॉल रॉक्स थ्रोन आउट ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन नॉन एज लापिली। अब यहाँ से जब छोटे छोटे स्टोन्स जब बाहर आते हैं यहाँ से तो उसको बोलते हैं लापिली,
which have been proved to be very useful as they can be molded easily। अब ये जो स्टोन होते हैं वो मोल्ड भी होते हैं और इससे बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो वोल्केनो इरप्शन जितना डिस्ट्रक्टिव है उतना बेनिफिशियल भी है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम सुनामी और बहुत सारे और नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपका कंटेंट एकदम क्लियर हो जाए। और जैसे मैंने बोला कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। इसके बाद वीडियो देखने के बाद आपकी कमेंट अगर आती है या सजेशन आता है, तो जैसे मैंने बोला कि एक लड़के ने ये नोट्स वाला सजेशन दिया था वो काफ़ी अच्छा था तो हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। वैसे आपकी कमेंट्स और सजेशंस भी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे मैंने बोला कि अगर आपके कोई फ्रेंड के पास टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं है तो आप उसको ये वीडियो की लिंक शेयर करके भी उसको हेल्प कर सकते हैं पढ़ने में, जो एक नोबल कॉस्ट है। So I hope that you all understand well everything. If you are having any doubt, you can text me anytime. Till then, stay home, stay safe. God bless you. Thank you very much.